नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 456 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि उनकी सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जो कठोर नीति अपना रखी है उसके कारण ही उस पर लगाम लगी है। निसंदेह यह भी कहा जा सकता है कि आतंकवाद के साथ नक्सलवाद और पूर्वोत्तर का उग्रवाद भी एक बड़ी हद तक नियंत्रित हुआ है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां अभी भी कायम हैं। यह चुनौती अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर पाबंदी लगाने और उसके सदस्यों की धरपकड़ के बाद भी कायम है। PFI के ऐसे सदस्यों की गिरफ्तारी होती ही रहती है जो आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। इस संगठन के इरादे कितने खतरनाक हैं इसका पता इससे चलता है कि उसने 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का न केवल षड्यंत्र रच रखा था बल्कि उस पर काम भी कर रहा था। यह नहीं कहा जा सकता कि PFI पर पाबंदी लगने के साथ ही उसके सभी सदस्य निष्क्रिय होकर बैठ गए होंगे। वे नहीं बैठे, इसका पता हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से मध्य प्रदेश और बिहार के अतिरिक्त दूसरे राज्यों से PFI सदस्यों की गिरफ्तारियों से चलता है। इन गिरफ्तारियों से यही स्पष्ट होता है कि इस प्रतिबंधित संगठन के सदस्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी आशंका है कि वे नए सिरे से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसा ना करने पाएं, इसके लिए NIA समेत अन्य एजेंसियों को सचेत रहना होगा। पैरा। सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के समक्ष उन समूहों पर भी नियंत्रण पाने की
चुनौती है जो पीएफआई की तरह से विघटनकारी एजेंडे पर चल रहे हैं और अतिवाद को हवा दे रहे हैं। इनमें से कुछ समूहों के तार दूसरे देशों के आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इन समूहों की सक्रियता का कारण यह है कि युवाओं को बरगलाकर अतिवाद के रास्ते पर ले जाने वालों को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इसी कारण रह कर ऐसे युवा पकड़े जाते रहते हैं जो अल-कायदा अथवा इस्लामिक स्टेट से जुड़ने या फिर उनके लिए काम करने को तत्पर रहते हैं। स्पष्ट है कि आतंकी तत्वों के साथ उन्हें अतिवाद का पाठ पढ़ाने वालों की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी ही आवश्यकता नक्सली और अलगाववादी संगठनों के मामले में भी है। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों की ताकत कम हुई है, लेकिन वे यदा कदा सिर उठाते रहते हैं। यह सही समय है कि इन संगठनों को पूरी तरह निष्क्रिय नाकाम करने के लिए कोई रणनीति बनाई जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब राज्य सरकारें केंद्रीय एजेंसियों और विशेष रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी का सहयोग करने के मामले में तत्परता दिखाएगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि उनकी सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जो कठोर नीति अपना रखी है उसके कारण ही उस पर लगाम लगी है। निसंदेह यह भी कहा जा सकता है कि आतंकवाद के साथ नक्सलवाद और पूर्वोत्तर का उग्रवाद भी एक बड़ी हद तक नियंत्रित हुआ है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां अभी भी कायम हैं। यह चुनौती अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर पाबंदी लगाने और उसके सदस्यों की धरपकड़ के बाद भी कायम है। पीएफआई के ऐसे सदस्यों की गिरफ्तारी होती ही रहती है जो आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। इस संगठन के इरादे कितने खतरनाक हैं इसका पता इससे चलता है कि उसने 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का न केवल षड्यंत्र रच रखा था बल्कि उस पर काम भी कर रहा था।
यह नहीं कहा जा सकता कि पीएफआई पर पाबंदी लगने के साथ ही उसके सभी सदस्य निष्क्रिय होकर बैठ गए होंगे। वे नहीं बैठे, इसका पता हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से मध्य प्रदेश और बिहार के अतिरिक्त दूसरे राज्यों से पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारियों से चलता है। इन गिरफ्तारियों से यही स्पष्ट होता है कि इस प्रतिबंधित संगठन के सदस्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी आशंका है कि वे नए सिरे से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसा ना करने पाएं, इसके लिए एनआईए समेत अन्य एजेंसियों को सचेत रहना होगा। पैरा सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के समक्ष उन समूहों पर भी नियंत्रण पाने की चुनौती है जो पीएफआई की तरह से विघटनकारी एजेंडे पर चल रहे हैं और अतिवाद को हवा दे रहे हैं। इनमें से कुछ समूहों के तार दूसरे देशों के आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इन समूहों की सक्रियता का कारण यह है कि युवाओं को बरगलाकर अतिवाद के रास्ते पर ले जाने वालों को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इसी कारण रह रहकर ऐसे युवा पकड़े जाते रहते हैं जो अल-कायदा अथवा इस्लामिक स्टेट से जुड़ने या फिर उनके लिए काम करने को तत्पर रहते हैं। स्पष्ट है कि आतंकी तत्वों के साथ उन्हें अतिवाद का पाठ पढ़ाने वालों की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी ही आवश्यकता नक्सली और अलगाववादी संगठनों के मामले में भी है। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों की ताकत कम हुई है, लेकिन वे यदा कदा सिर उठाते रहते हैं। यह सही समय है कि इन संगठनों को पूरी तरह निष्क्रिय नाकाम करने के लिए कोई रणनीति बनाई जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब राज्य सरकारें केंद्रीय एजेंसियों और विशेष रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी का सहयोग करने के मामले में तत्परता दिखाएगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि उनकी सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जो कठोर नीति अपना रखी है उसके कारण ही उस पर लगाम लगी है। निसंदेह यह भी कहा जा सकता है कि आतंकवाद के साथ नक्सलवाद और पूर्वोत्तर का उग्रवाद भी एक बड़ी हद तक नियंत्रित हुआ है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां अभी भी
कायम हैं। यह चुनौती अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर पाबंदी लगाने और उसके सदस्यों की धरपकड़ के बाद भी कायम है। पीएफआई के ऐसे सदस्यों की गिरफ्तारी होती ही रहती है जो आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। इस संगठन के इरादे कितने खतरनाक हैं इसका पता इससे चलता है कि उसने 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का न केवल षड्यंत्र रच रखा था बल्कि उस पर काम भी कर रहा था। यह नहीं कहा जा सकता कि पीएफआई पर पाबंदी लगने के साथ ही उसके सभी सदस्य निष्क्रिय होकर बैठ गए होंगे। वे नहीं बैठे इसका पता हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से मध्य प्रदेश और बिहार के अतिरिक्त दूसरे राज्यों से पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारियों से चलता है। इन गिरफ्तारियों से यही स्पष्ट होता है कि इस प्रतिबंधित संगठन के सदस्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी आशंका है कि वे नए सिरे से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसा ना करने पाएं इसके लिए एनआईए समेत अन्य एजेंसियों को सचेत रहना होगा। पैरा सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के समक्ष उन समूहों पर भी नियंत्रण पाने की चुनौती है जो पीएफआई की तरह से विघटनकारी एजेंडे पर चल रहे हैं और अतिवाद को हवा दे रहे हैं। इनमें से कुछ समूहों के तार दूसरे देशों के आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इन समूहों की सक्रियता का कारण यह है कि युवाओं को बरगलाकर अतिवाद के रास्ते पर ले जाने वालों को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इसी कारण रह रहकर ऐसे युवा पकड़े जाते रहते हैं जो अल-कायदा अथवा इस्लामिक स्टेट से जुड़ने या फिर उनके लिए काम करने को तत्पर रहते हैं। स्पष्ट है कि आतंकी तत्वों के साथ उन्हें अतिवाद का पाठ पढ़ाने वालों की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी ही आवश्यकता नक्सली और अलगाववादी संगठनों के मामले में भी है। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों की ताकत कम हुई है लेकिन वे यदा कदा सिर उठाते रहते हैं। यह सही समय है कि इन संगठनों को पूरी तरह निष्क्रिय नाकाम करने के लिए कोई रणनीति बनाई जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब राज्य सरकारें केंद्रीय एजेंसियों और विशेष रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी का सहयोग करने के मामले में तत्परता दिखाएगी। स्टॉप।